बड़ी खबर लखनऊ से, जहां एडीजी एलओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धर्मांतरण मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं एडीजी एलओ। तो आपको बता दें, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का नेक्सस चल रहा था, उस मामले में अभी तक 3 गिरफ्तारियां हुई हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एडीजी एलओ ने खुद जानकारी दी है। यूपी एटीएस ने 3 और लोगों की गिरफ्तारी धर्मांतरण के मामले में की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इरफान के कहने पर मूक बधिरों का ब्रेन वॉश करता था राहुल, ये बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में। विदेशों से ट्रस्ट के बैंक खातों में पैसा आता था, ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलिस ने खुलासा किया है। उमर गौतम ने ट्रस्ट के पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। विदेशी फंडिंग का भी मामला सामने आ रहा है। तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है और भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी संभव है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये बड़ा खुलासा किया है। यूपी एटीएस लगातार धर्मांतरण को लेकर जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि सबसे पहले मामला नोएडा में सामने आया था और नोएडा के बाद जब छानबीन इस पूरे मामले की शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश में इस नेक्सस के तार फैले हुए नजर आए। कानपुर से लेकर अलीगढ़, इन तमाम जगहों पर इस नेक्सस के तार फैले नजर आए। तभी से ही लगातार यूपी पुलिस और यूपी एटीएस इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है। हर एक पहलू को जोड़ा जा रहा है, हर एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है। और जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया गया है, उसके मुताबिक 3 और गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। इसके साथ ही साथ उमर गौतम, जिसे मास्टरमाइंड भी कहा जा रहा है, उसी उमर गौतम के खाते से बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस की जानकारी मिली है। विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली है। ट्रस्ट के नाम पर पैसा आता था, ऐसी जानकारी मिली है। और उस ट्रस्ट के पैसे का गलत इस्तेमाल किया जाता था। ये तमाम खुलासे हुए हैं। तो धर्मांतरण का जो एक नेक्सस है, उसको लेकर ये तमाम अहम खुलासे। क्या कुछ कहा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने, आइए आपको सुनाते हैं। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और जो तथ्य प्राप्त होंगे उसमें आगे की पूछताछ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। एटीएस के द्वारा उमर गौतम के इस्लामिक दावा सेंटर में हुए धर्मांतरित हुए उत्तर प्रदेश के व्यक्तियों का भी सत्यापन कराया जा रहा है। इस हेतु प्रदेश के 32 जनपदों, जिसमें प्रयागराज, बिजनौर, बुलंदशहर, कानपुर, मेरठ, मथुरा आदि शामिल है, के पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और जो तथ्य प्राप्त होंगे उसमें आगे की पूछताछ पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान की जाएगी। तो देखिए, ये वो बड़े खुलासे हुए हैं जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। दरअसल मूक बधिर राहुल ही और बच्चों का ब्रेन वॉश किया करता था। इसके साथ ही साथ और भी जिलों में इस नेक्सस को फैलाने की कोशिश की गई थी। इसलिए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं, उनमें अब और छानबीन की जा रही है। उमर गौतम के बारे में भी जानकारी शेयर की गई है, उसके बारे में भी खुलासा किया गया है। और वरिष्ठ संवाददाता ओपी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। ओपी तिवारी, आप ये बताइए किस तरीके से इस पूरे मामले में खुलासे हुए हैं और अभी क्या और भी गिरफ्तारियां संभव हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि एबीपी न्यूज नेटवर्क के एबीपी गंगा के संपादक रोहित सामल ने जो खुलासे किए थे, उन सब पर अब सरकारी मोहर लग गई है। इसमें एबीपी गंगा ने सबसे पहले खुलासा किया था कि इस पूरे मामले में महिला बाल कल्याण विकास मंत्रालय का एक अधिकारी शामिल है, जिसके पास एप्लीकेशन जाती हैं। उन एप्लीकेशन के आधार पर वो देखता है कि कौन सा शख्स धर्मांतरित हो सकता है। उसके बाद उनको लोग पूरी एक लिस्ट बना के मौलवियों को देता था और मौलवी उससे कांटेक्ट किया करते थे। यानी
ये इस शख्स के बारे में एबीपी गंगा ने पहले दिन ही खुलासा किया था और उस खुलासे के बाद यूपी एटीएस ने उस मामले में कार्रवाई करते हुए अब इस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी खबर पर एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है जब एबीपी गंगा ने दिखाया था कि जो गिरफ्तार मौलवी है जहांगीर वो अपने ही जाल में फंस गया है, क्योंकि जब एटीएस के अधिकारी ने उससे पूछा कि जो गूंगे बहरे बच्चे थे उनको वो कैसे समझाया करता था, इसका वो कोई जवाब नहीं दे पाया और उसके जवाब में सूत्रों के मुताबिक उसने कहा था कि 2000 रुपए लेकर वो सर्टिफिकेट बनाता था। इसके बाद उस शख्स की तलाश शुरू हो गई थी जो इन गूंगे बहरे बच्चों को इस्लाम धर्म पर अपनाने के लिए प्रेरित करता था। आज एबीपी गंगा की उस मोहर पर भी खबर लग गई है। राहुल नाम के शख्स को भी एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आपको बता दूं, अभी इस मामले में एक संगठन का जो पदाधिकारी है, जो प्रमुख है, वो गिरफ्तार होने वाला है, क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि उसने बहुत सारे लोगों को उसने इस अधिकारी की मिलीभगत से धर्मांतरण कराया था। इस प्रमुख संगठन के प्रमुख की तलाश में भी एटीएस लगातार छापेमारी कर रही है और आने वाले दिनों में उसकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो उमर गौतम है उसके असम में भी केस उस पर किए गए हैं, ऐसा भी खुलासा हुआ है, तो क्या बाकी देश के जगहों पर भी अब तलाश की जा रही है, छानबीन की जा रही है, तारों को जोड़कर देखा जा रहा है क्या? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस मामले के तार अभी तक बिहार के पटना, गया, मुंगेर, इन तमाम जगहों से भी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर के तार इससे जुड़ी गए थे, उड़ीसा से भी इसके तार जुड़ गए हैं और असम से भी इसके तार जुड़ गए हैं। यानी देश के अलग अलग हिस्सों में उमर गौतम के तार धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में बेंगलोर और महाराष्ट्र से भी उसके तार जुड़ जाएं। यानी कुल मिलाकर उमर गौतम की एक बड़ी भूमिका है। लेकिन उमर गौतम, जैसा कि एबीपी गंगा ने पहले भी खुलासा किया, उमर गौतम अकेला शख्स नहीं है। उमर गौतम के पीछे भी लोग हैं और उमर गौतम के संगठन के अलावा भी दूसरे संगठन इसमें शामिल हैं। इसका खुलासा भी एबीपी गंगा ने किया था और आने वाले समय में इन्हीं लोगों की गिरफ्तारी होगी और तब पूरे नेटवर्क का पूरा खुलासा हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही इस बात का खुलासा किया था। शुक्रवार को ही हमने बताया था कि किस तरीके से उमर गौतम अकेला नहीं है, इसमें कई लोगों के तार जुड़े हुए हैं, कई लोगों के हाथ इसमें शामिल हैं और अब उस खबर पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है। यूपी में धर्मांतरण का मामला थम नहीं रहा। एक सर्वे के मुताबिक यूपी में हर महीने धर्मांतरण के 7 मामले सामने आ रहे हैं। जबरन धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। हैरानी की बात तो यह है कि धर्मांतरण अध्यादेश के लागू होने के बाद धर्म परिवर्तन के मामले तेजी से बढ़े हैं। कानून लागू होने के बाद अब तक कुल 50 मुकदमे दर्ज हुए हैं और पश्चिमी यूपी में अब तक 22 केस दर्ज हुए हैं। तो देखिए, कानून तो उत्तर प्रदेश में बन गया धर्मांतरण पर, लेकिन उसके बावजूद भी धर्मांतरण के जो मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण के मामले कहीं सामने आए हैं तो वो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले, जहां पर धर्मांतरण ज्यादा से ज्यादा किए गए हैं। कई मामले अभी तक उत्तर प्रदेश में दर्ज हो चुके हैं। मेरठ जोन की बात करें तो 12 केस दर्ज हुए हैं। मेरठ जोन में अब तक धर्मांतरण की रिकॉर्ड डायरी आपको बता रहे हैं। अगर हम बरेली जोन की बात करें तो यहां पर अभी तक 10 केस धर्मांतरण से जुड़े दर्ज किए गए हैं। गोरखपुर में 7 केस दर्ज किए गए हैं धर्मांतरण से जुड़े हुए। इसके साथ ही साथ लखनऊ और वाराणसी की अगर बात कर लें तो यहां पर 4 केस अभी तक धर्मांतरण के दर्ज हुए हैं। आगरा की बात करें तो 3 केस दर्ज हुए हैं। मुजफ्फरनगर के कस्बा खतौली में एक और लव जिहाद, धर्मांतरण और निकाह के साथ साथ पीड़िता युवती से बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने थाने में तहरीर देते हुए आरोपी युवक उस्मान पुत्र नसीम निवासी नई आबिदी खतौली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी उस्मान को वो करीब 2 साल से जानती है। उस्मान ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि 19 मई को आरोपी उस्मान ने मेरी जन्नत कुरैशी निवासी कृष्णापुरी खतौली के नाम से उसकी फर्जी आईडी कार्ड बनवाकर उससे फर्जी रूप से निकाह करा लिया और उसके बाद 21 जून 2021 को आरोपी उस्मान ने एक दूसरी महिला से निकाह कर लिया, जिसमें पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए आनन फानन में आरोपी उस्मान को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
तो देखिए, मुजफ्फरनगर में भी एक और मामला सामने आया है जिसमें पीड़िता ने आरोप लगाया है कि धर्म परिवर्तन उसका जबरन कराया गया है, यानी लव जिहाद का मामला। इसके साथ ही साथ पीड़िता ने बलात्कार का भी आरोप उस्मान नाम के शख्स पर लगाया है। फिलहाल पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप पीड़िता का यह है कि पहले शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए, फिर शादी से इनकार किया। दबाव बनाने पर जाली नाम से यानी नकली नाम से आधार कार्ड बनवाकर निकाह किया और फिर दूसरी शादी भी कर ली, यानी दूसरा निकाह भी कर लिया। इसकी शिकायत पुलिस से की पीड़िता ने, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए उस्मान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पिछले 2 साल से एक व्यक्ति उसके संपर्क में था और शारीरिक शोषण और उससे धन उगाही की है और उससे गलत तरीके से शादी की है। इस संबंध में हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कराया है और उसमें उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की है, उसको जेल में। उसमें उसने यही कहा है कि मतलब धर्म परिवर्तन करा के शादी की है। उसमें हम लोग जांच कर रहे हैं, मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। बाराबंकी में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां के कुर्सी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले भागे युवक युवती को बरामद कर लिया गया है, लेकिन युवती के पिता ने पुलिस को तहरीर देकर युवक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि विशेष धर्म के युवक ने अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर लड़की के परिवार से जान पहचान बढ़ाई, फिर लड़की को भगाकर और धर्मांतरण कर उससे शादी कर ली। ऐसा लड़की के पिता ने आरोप लगाया है। फिलहाल युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगरा से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। खबरों के मुताबिक जयराम बाग निवासी ठेकेदार एसएस चौहान के बेटे सचिन चौहान की उसके दोस्तों ने हत्या कर दी और फिर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। बताया जा रहा है कि हत्या से पहले उसे शराब पिलाई गई। यही नहीं, ये शातिर दोस्त सचिन को पीपीई किट में लपेटकर बलकेश्वर शमशान घाट लेकर पहुंचे, जिससे कि हत्या कोरोना से हुई मौत लगे। मामला 21 जून का बताया जा रहा है। सचिन घर से बाहर गया था, लेकिन उस दिन उसके घर फोन आया कि वो नशे में है। उसके बाद सचिन घर नहीं लौटा। फिर घर वालों ने थाना न्यू आगरा पुलिस को इसकी जानकारी दी। आगरा पुलिस के साथ एसटीएफ ने इस घटना की जांच की तो पता चला कि सचिन चौहान की उसके ही दोस्तों ने गला दबाकर हत्या कर दी और उसके बाद पीपीई किट पहनाकर बलकेश्वर घाट पर ही अंतिम संस्कार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने सभी हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना न्यू आगरा का अंतर्गत 21 में एक लड़का है, उसका नाम सचिन चौहान है। वो गायब हो गया था, लगभग 3 बजे से गायब हो गया था और उसका परिवारजन ने पुलिस थाना पर आके सूचना दिया था लगभग 22 तारीख रात में। इसके आधार पर तुरंत पुलिस ने गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज किया है। गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज करने के बाद अगले दिन पुलिस उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया है और इन लोगों का प्लान तो यही था, इसका ले जाके किडनैपिंग करके मर्डर करके उसके बाद सचिन चौहान का पापा से 2 करोड़ करोती मांगना था। का नाम क्या है, तो मैं किसी पर शक नहीं है। जो पुलिस ने कहा मैं उन्हीं के ऊपर विश्वास करता। कैसे 3:30 बजे निकला है, माँ से कह के गया कि मैं मम्मी अभी 14 तक जा रहा है। फोन आता है 11:37 मेरे पास आता है। मैं शादी में शायद सो गया था। फिर मेरी घरवाली ने 11:55 में फ़ोन करा है। कोई दूसरा बंदा फ़ोन को उठाता है, वो कहता है कि ये सो रहा है और ये तो 11 बजे तो ये अपना ड्रामा कर रहे थे फोन को। ये तो 8-9 बजे तक डेड बॉडी पर रेले ही लगा दिया था। आगरा में 2 बाइकों की टक्कर के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और सड़क को ही जंग का अखाड़ा बना दिया। रिपोर्ट देखिए। ताजनगरी में 2 पक्षों में खूनी जंग, लाठी डंडे और ईंट पत्थर की हुई बौछार। मोहब्बत की नगरी में महाभारत। ताजनगरी आगरा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर एक पल के लिए आप भी हैरान हो जाएंगे। देखिए कैसे 2 पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, एक दूसरे पर लाठी डंडे और ईंट पत्थर की बौछार कर रहे हैं। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष की ये तस्वीरें थाना एतमाददौला की टेडी बगिया जलेसर रोड की है। यहाँ सड़क किनारे एक दूसरे के जानी दुश्मन बने इन लोगों ने कानून व्यवस्था को मजाक बनाकर रख दिया है।
कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर खून खराबे की ये दास्तान 2 बाइकों में टक्कर होने के बाद की। पहले तो 2 युवकों में कहासुनी हुई, बाद में मामला इतना बढ़ गया कि देखते देखते दोनों पक्षों के कई लोग पहुंच गए। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देख रहे हैं। हालांकि काफी देर तक इन दोनों पक्षों ने सड़क किनारे तांडव किया। इस बीच जब सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तो मौका देखकर वहां से युवक फरार हो गए। बड़ा सवाल ये है कि सड़क किनारे एक दूसरे के खून के प्यासे बने ये लोग इतने मशगूल थे कि ये भी भूल गए कि सड़क पर बड़े बड़े वाहन चल रहे हैं। अगर कोई अनहोनी हो जाती तो जिम्मेदार कौन होता। एबीपी गंगा के लिए आगरा से पंकज की रिपोर्ट। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा है कि अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब समाजवादी पार्टी की शैली अपना रही है। मायावती ने अपने कार्यकर्ताओं से चुनाव में तैयारी में जुटने की अपील करते हुए बीएसपी को सत्ता में लाने की कोशिश में जुटने का आह्वान किया। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर मायावती ने कहा कि बीएसपी अपने प्रत्याशी नहीं उतार रही है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। इसलिए बीएसपी ने इस समय प्रदेश में हो रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को नहीं लड़ने का फैसला लिया है और पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं। पार्टी के लोगों को ये निर्देशित किया है कि वे इस दौरान इस चुनाव में अपना समय व एनर्जी आदि लगाने की बजाय बल्कि अपना पूरा समय व ताकत अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत बनाने तथा सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के कार्यों पर ही लगाएं, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा ताकि इस बार यहाँ उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में बीएसपी की अकेले यहाँ अपने बलबूते पर सरकार बन सके। और हमें इस बात की भी जानकारी है कि जब बीएसपी की यहाँ सरकार बन जाएगी तो तब प्रदेश के अधिकांश जिला पंचायत अध्यक्ष खुद ही बीएसपी में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग सत्ता के बिना कतई भी नहीं चल सकते हैं।